जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण की। झारखंड में कोरोना बेकाबू नजर आ रहा है। लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 1330 कोरोना के नए संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा 615 केस रांची में मिले, जबकि जमशेदपुर में 128, धनबाद में 105 और पश्चिम सिंहभूम में 100 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे पहले 1 जनवरी को राज्य में 1007 मरीज मिले थे, जबकि 2 जनवरी को 1057 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। तो झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। बेकाबू होता कोरोना नजर आ रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सतर्कता और आपकी खुद की सुरक्षा ही, जागरूकता ही आपको बचा सकती है। इसलिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। और चलिए अब देख लेते हैं कि झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए। 30 दिसंबर को 482 नए संक्रमित मरीज मिले। 31 दिसंबर को 753। 1 जनवरी को यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा और 1000 के पार हो गया। 1007 मरीज सामने आए। 2 जनवरी को 1057 संक्रमित मरीज पाए गए और 3 जनवरी को यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा और 1330 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ इस बात का संकेत है कि खतरा काफी ज्यादा है। सजगता की बेहद अनिवार्यता है। सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए आज से स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया है, जबकि पार्क, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वहीं सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 50% की उपस्थिति होगी, जबकि रात 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। लेकिन मेडिकल स्टोर, बार और रेस्टोरेंट पहले की तरह रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। वहीं शादी और श्राद्ध के कार्यक्रम में हॉल से आधी क्षमता यानी कि अधिकतम 100 लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। ये व्यवस्था 15 जनवरी तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। झारखंड में कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है, जिससे लोगों की जीविका भी चलती रहे और लोग कोरोना से बचाव भी कर सके। सबसे अहम निर्देश की बात करें तो वो है कि जहां भी जिस भी इलाके में 10 से या 10% से ज्यादा लोग संक्रमित निकलते हैं, उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। बात करें बाकी की पाबंदियों की तो सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी तक संपूर्ण बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी तक बंद रहेगा, पर इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ काम होता रहेगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुला रहेगा। रेस्टोरेंट, दुकान, दवा दुकान नॉर्मल समय तक बंद होगी। वहीं बाकी सारी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। आउटडोर आयोजन में मैक्सिमम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं इंडोर आयोजन में कुल क्षमता 50% होगी या कुल 100 लोग ही केवल शामिल हो सकेंगे। पाबंदी को आज से राज्य में लागू कर दिया गया है, पर बात करें जेनोम सीक्वेंसिंग लैब की तो अभी तक राज्य में एक भी जेनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं है, जिस पर सरकार को जल्द ही विचार करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और राज्य में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, लेकिन लगता है कि राजधानी रांची के लोगों ने नहीं सुधरने की कसम खा रखी है। मेन रोड के दुकानों में लोगों ने न मास्क पहन रखा है, न ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। वहीं सवाल करने वाले पर अजीब दलील भी देते हैं। पाबंदी के पहले दिन मेन रोड का जायजा लिया संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। झारखंड में कोविड के बढ़ते केसेस को देखकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। इसी बीच हम यहाँ के सबसे व्यस्त सब्जी मार्केट में हैं, जहाँ कोविड गाइडलाइंस का क्या पालन हो रहा है आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सर क्या नाम है? मनोहर आजाद। क्या करते हैं?
जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। सर मास्क आपको जरूरी नहीं लग रहा? आज से गाइडलाइंस लागू हो गया है। मास्क तो जरूरी है। पहना क्यों नहीं? ओके, पहन लेंगे मास्क। हम साफ साफ देख सकते हैं कि खरीदार हो चाहे दुकानदार हो, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। नाम क्या नाम है? आशा देवी। जरूरी लग रहा है दिन। भुला गए थे, भूल गए थे। लोगों के पूछने पर किसी का कहना है वो भूल गए, तो किसी का कहना है कि उनके जरूरी नहीं लगता कि मास्क पहनना भी जरूरी है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम। मास्क कभी माइक देख कर पहना है जरूरी नहीं है? नहीं, एकदम जरूरी है। हम सो गए तो हमको मालूम नहीं है गाइडलाइन, इसलिए आज भर हाँ, 2 साल से चल रहा है। हाँ नहीं हम लगाते ही हैं, मतलब हम नहा धोआ करके आए, पॉकेट में भूल गया है। मास्क तो है, अभी तो सब खरीदारी कर रहे थे इसलिए नहीं लगाए हैं। मास्क जरूरी नहीं लग रहा है? मास्क तो मैडम नहीं लगाए, कल से लगाएंगे। कल से लगा, कोविड हो गया आज तो क्या करेंगे? कोविड का गाइडलाइंस मालूम है? नहीं है मालूम। लोगों का सीधा सीधा जवाब है कि उन्हें कोविड का गाइडलाइंस तक नहीं मालूम है। कहने पर मुंह छुपा रहे हैं तो सर नीचे कर रहा है कोई। तो यही हाल है, सरकार ने तो अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब देखना यह है कि लोग किस हद तक इसका पालन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी इस वक्त रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रूपाली, क्या कुछ तस्वीर है? सरकार की तरफ से सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, क्या उन सख्तियों का कायदे से पालन किया जा रहा है? कोविड रेस्ट्रिक्शंस लागू करने का आज पहला दिन है। आज से कोविड रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए गए हैं, पर मार्केट में वही हाल है। पढ़े लिखे लोग हों चाहे ऑटो चालक कम पढ़े लिखे लोग हों, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। तस्वीरों में साफ दिखा सकते हैं। यहाँ के पढ़े लिखे दुकानदार हैं जो कि मेन स्टूडेंट्स हब है, यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, पर चेहरे पर मास्क नहीं है। तो वही बात करें, ये मजदूरों का भी गढ़ है जहाँ गरीब तबके के लोग यहाँ पर आते हैं और यही सर जहाँ जहाँ काम के लिए निकल कर जाते हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और भीड़ में लोग खड़े हैं। अगर यहाँ पर एक को भी संक्रमण होता है तो निश्चित तौर पर कोरोना ब्लास्ट होना तय है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। लालपुर के इलाके में काफ़ी भीड़ रहती है। रूपाली, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहना है। आप उनसे बातचीत कीजिए, क्या उन्हें इन कोरोना के मानकों के बारे में पता नहीं, मालूम नहीं? 2 साल से कोरोना चल रहा है सर, मास्क जरूरी है, क्यों नहीं पहना? मास्क पहनेंगे, अभी काम पे हूँ इसलिए पहना नहीं हूँ। काम पर ही तो मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, पहन लेंगे। नहीं है, मास्क पहन लेंगे। मास्क है सर, पॉकेट में? मैडम जी भूल गया, घर में चढ़े। मास्क मत भूलिए। ठीक है जरूरी है मास्क पहनना। तो ये आपने देख लिया, इनका जवाब क्या है। मास्क इनके पास है ही नहीं। किसी को गाइडलाइंस तक नहीं मालूम है कि सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस आई है। और मास्क, खैर कोविड तो 2 साल से चल रहा है, सीधे तौर पर ये इनकी लापरवाही है जो हर सीमा पार कर रही है। इनके मुंह पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, ना ही कोई ठोस कोविड नियम का पालन किया जा रहा है। इस लापरवाही में दोनों लोग शामिल है, पढ़े लिखे लोग भी और कम पढ़े लिखे लोग भी। जी और एक खास घोषणा जो सरकार ने की है, वो घोषणा ये है कि अगर कहीं भी किसी भी इलाके में 10% से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जाते हैं तो सीधा सीधा उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ी घोषणा है। और जैसे कि लोग यहाँ पर कोरोना का पालन नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पे लगने वाला है कि यहाँ पर संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी की भीड़ है, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। सामने तस्वीरों में देखिए, ऑटो चालक है, ऑटो में ज़्यादा लोग हैं, क्राउड ज़्यादा है, अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़कर ग्राहकों को बैठाया गया है। कईयों के चेहरे पे मास्क है तो कुछ के चालक के चेहरे पे मास्क ही नहीं है, देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो तस्वीरों में आपने साफ देखा कि किस प्रकार लोग लापरवाह हैं, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी कद्र नहीं, इस बात की चिंता नहीं कि किस प्रकार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह के बेंगाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन में आए फर्जीवाड़े और लापरवाही का मामला सामने आया है। बेंगाबाद के रहने वाले वीरेंद्र पंडित ने आरोप लगाया है कि
कि उन्होंने कोरोना का वैक्सीन अब तक लिया ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनके मोबाइल पर वैक्सीन लेने का मैसेज आया है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट में कोविडशील्ड का फर्स्ट डोज लेने की बात लिखी गई है। सर्टिफिकेट पर जिस टीका लगाने वाली एनएनएम का नाम मंजू कुमारी लिखा है। जब न्यूज 18 ने मंजू कुमारी से बातचीत की तो उन्होंने टीका लगाने से साफ इनकार कर दिया। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अधिक से अधिक वैक्सीनेशन का डाटा सरकार को दिखाने के चक्कर में लापरवाही बरत रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। पूरे झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और इसी प्रकार गिरिडीह जिले में भी तेज रफ्तार से कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिले से एक कोरोना वैक्सीनेशन में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है और वो बेंगाबाद प्रखंड से आया है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही का मामला यहाँ पे ये आया है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन लिया ही नहीं है, लेकिन उसके नाम से सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है ऑनलाइन। आपको मैं डाटा के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे विजुअल में देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी का नाम सुरेंद्र पंडित बताया जा रहा है और यही सुरेंद्र पंडित हैं जो खुद इन्होंने सर्टिफिकेट को अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है और टीका लगाने वाले का नाम मंजू कुमारी एएनएम बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले आने वाले 26 जनवरी में राज्य की हेमंत सरकार ये अनाउंसमेंट करने वाली है कि हमारे राज्य में 100% कोरोना वैक्सीनेशन लग चुका है। वैक्सीन नहीं लिए और मेरा फर्स्ट डोज का जो है हमारे पास मैसेज आ गया कि आप वैक्सीन ले चुके हैं कोविडशील्ड का, और हमारे पास इसका प्रमाण भी आ चुका है और मैसेज भी आया है। अच्छा, तो ये जो मैसेज कब आया आपके पास? ये मैसेज में हमारे पास 31 दिसंबर के डेट में आया है, लेकिन हम इसमें ये है कि हमारे पास सर्टिफिकेट में जारी किया हुआ डेट 30 तारीख है और हमारे टैक्स मैसेज में आ रहा है 31 तारीख की डेट। 30 तारीख को आपका वैक्सीनेशन कैंप कहाँ लगा था? रघेडी में, छोटकी खरडिया पंचायत रघेडी। अच्छा, लेकिन जो सर्टिफिकेट सुरेंद्र पंडित के नाम से जारी हुआ है उनमें से बताया जा रहा है कि आपका वैक्सीन तो बेंगाबाद 3 में लगा हुआ था। नहीं, ये गलत है। ये गलत है। बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल पार्ट है थोड़ा सा इसमें देखा जाएगा, एक बार बैठा करके जो डेटा है ऑपरेटर्स लोग हैं उससे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या इसमें है। इस मामले पर अपना बयान देते हुए बीपीएम ने कहा है कि यह टेक्निकल एरर हो सकता है, इस पर जांच पड़ताल किया जाएगा और जो मामले उभर कर सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इस तरह की लापरवाही पर कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर डाटा से क्यों फेराफेरी की जा रही है। इस तरह की लापरवाही का आखिर जिम्मेवार कौन होगा? बिना रजिस्ट्रेशन के आखिर मैसेज कैसे भेजा गया? एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही का जिम्मेवार आखिर कौन होगा? डाटा तैयार करने में कैसे ये लापरवाही हुई? कोई इसका सुध लेने वाला क्यों नहीं है? क्या दबाव में इस तरह की हेराफेरी की जा रही है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस लापरवाही को लेकर उठ रहे हैं। क्या सिर्फ डेटा दिखाने से वैक्सीन लग जाएगी? क्योंकि एक सुरक्षा कवच के तौर पर वैक्सीन लगाई जाती है और इस तरह की लापरवाही वैक्सीन को लेकर इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा? क्या दबाव में ये फेराफेरी की जा रही है? ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जो इस तरह की लापरवाही से उठते हैं। क्या सिर्फ डाटा दिखाने में ये वैक्सीन लगी हुई होगी? तो जामताड़ा में इन दिनों लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल जिले में कुल 31 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में जामताड़ा के उदलबनी में स्थित कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। कोविड अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश झा के अनुसार हर बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा ली गई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन के साथ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। ऑक्सीजन सिलेंडर में कितना पावर है, कितना गैस है, कौन सा खाली है, कौन सा ट्रेंड दिख रहा है। अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन पाइपलाइन बनवा ही लिया है और साथ में जितने भी मेडिसिन है वो प्रोक्योर करके रखा गया है। इवन डॉक्टर्स और सिस्टर्स को भी ट्रेनिंग दे दी गई है। सफाई कर्मियों को भी किस तरह से बच के रहना है, कैसे कोरोना से बचना है, उसके बारे में ट्रेनिंग दिया गया है। मरीजों को अस्पताल में दवाई नहीं मिलती,
मरीजों के परिजन बाहर से दवा खरीदने को मजबूर है। वहीं बोकारो सदर अस्पताल में लाखों की जीवन रक्षक दवाएं टॉयलेट में बंद कर सड़ा दी गई। सदर अस्पताल के वार्ड के पास में एक टॉयलेट में भरकर इन सभी जीवन रक्षक दवाइयों को एक्सपायर कर दिया गया। जब इस मसले को लेकर सदर अस्पताल बोकारो के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने टॉयलेट में एक्सपायरी दवाई रखे होने से इनकार कर दिया। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने जांच का भरोसा दिलाया है। और धनबाद में समलैंगिक प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या का आरोप पार्टनर प्रकाश साव पर लगा है। मौत से पहले दिए अपने बयान में युवक तनी ने प्रकाश साव और उनके परिजनों पर केरोसिन डालकर जलाने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि प्रकाश साव ने घर बुलाकर तनी को जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में तनी को SNMMCH में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि आरोपी प्रकाश ने सभी आरोपियों को खारिज किया है और उनका कहना है कि तनी ने खुद अपने आप को आग लगाई थी। तो उसका दोस्त बुलाया प्रकाश साव और ले जाके घर में अपना ले जाके और उसका करसन तेल छीट के हत्या कर दिया। क्या बोल के गया था आपको? बोल के गया कि हमको एक तो दोस्त बुलाया है, हम आते हैं। उसके बाद जब सुबह हंगामा होने लगा तो उसके घर से हमको उसको जला हुआ बॉडी मिला और उसको लेके हम लोग PMCH के लिए हम आए और एडमिट किए। 2 दिन 4 दिन तक हम लोग को भरोसा इस जगह रहा कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। लास्ट में उसका देहांत हो गया। सो रहे थे सर अपने घर में, करीबन सुबह का टाइम वही मेरे घर में आग लगा के मेरे घर में बरामदे में घुस गई और हमको पकड़ लिया। हाँ, हमको पकड़ लिया वो, तो उतने में मेरे पापा भी बगल में थे तो हम छोड़ा के अपना कपड़ा वपड़ा मतलब मेरा कपड़ा में आग पकड़ लिया। और 3 तलाक को लेकर भले ही कानून बना दिए गए हों, लेकिन इसके बावजूद इसके मामले कम होते नजर नहीं आ रहे। ताजा मामला कोडरमा का है, जहां कोडरमा की रहने वाली आलमा खातून जुबानी 3 तलाक के बाद न्याय के लिए मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटा रही है। आलमा की शादी 2018 में धनबाद के वासेपुर में मोहम्मद शाबिर के साथ हुई थी। पति शाबिर ने ऊंचे ख्वाब दिखाकर मुंबई ले गए और उससे कूली का काम कराना शुरू कर दिया। जब आलमा ने इसका विरोध किया तो न सिर्फ उसके पति बल्कि उसकी ननद और परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ मारपीट करने लगे और आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। पति ने 3 तलाक कहकर भगा दिया। इधर कोडरमा के DSP संजीव कुमार सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हमको लेके गया, मारपीट करने लगा और बोला तुम अपना घर से 3 लाख रुपया लाओ दहेज के तौर पे। तो हम बोले मेरे माँ बाप के पास जो था वो आप पहले ले चुके, वो अब कहाँ से देगी? बोलता जहाँ से देगी, नहीं देगी तो हम तुमको यहीं मार के फेंक देंगे, तुम्हारा माँ बाप कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम बोले कि नहीं है मेरा माँ बाप के पास, अब मारिए या जो करिए हम यहीं रहेंगे। बोलता आधी रात को मेरी ननद घर से बाहर निकाल देती है, बोलती कि तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा मर्दाना जहाँ रखेगा रखे, ये मेरा घर है। हम उसको बोलते कि आपकी बहन इस तरह हमको बोलती, बोलता हम अपनी बहन को घर दे दिए, वो जो बोलेगी वो तुमको करना पड़ेगा, जैसा बोलेगी वैसा सुनना पड़ेगा। हम बोले कि ऐसा कैसे होगा, वो उसकी बहन मारती थी हमको। इसके बाद क्या वो 3 तलाक दे के चला गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश लोहानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से 3 तलाक को लेकर कानून बनाया गया, बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या इस पर किसी तरह का संज्ञान प्रशासन की तरफ से लिया गया? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल देर शाम में ये पीड़िता समाणालय का चक्कर काटते हुए दिखी थी मीडिया कर्मियों को, जिसके बाद लगातार मीडिया कर्मियों ने इनसे पूछा तो उसके बाद उन्होंने अपनी आप बीती बताई। जहां धनबाद के शेखपुर के रहने वाले शमीम नामक शख्स ने तो इन्हें 3 तलाक कथित रूप से दिया था। जिसके बाद ये अपने गृह जिले कोडरमा में आ गई और यहाँ से ये न्याय की गुहार लगा रही थी। इसी बीच चूंकि जिले के SP संक्रमित हैं कोरोना से, तो DSP ने इस मामले में संज्ञान लिया है और उन्होंने बिल्कुल भरोसा जताया है कि जो भी उचित न्यायिक कार्य होगा वो करते हुए जहां भी होगा इसे न्याय दिलाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये
धनबाद में हथियार की नोक पर नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी दुर्गा चौहान ने घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शोर होने पर आरोपी के परिजनों ने पहुंचकर पीड़ित के परिवार से मारपीट की, साथ ही आरोपी को भगा भी दिया। पीड़ित परिवार ने सोनाराडीह थाना में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी दुर्गा चौहान की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी है। पकड़ा तो लड़का के जो दुर्गा नाम है वो उसके परिजन आकर उसको छुड़ा के लेकर भाग गए। ऐसा लिखा गया है आवेदन में कि हम लोग पकड़े या घर वाला उस सबका आया, हम मारपीट करके छीन के लेकर भाग गए। दुर्गा चौहान है। क्या मामला दर्ज किया गया? कि लड़का रात में घर में घुसल था, दुष्कर्म किया, घर वाला जाग गया, पकड़ धकड़ किया और पकड़ धकड़ करने के बाद से घर वाला को हला हुआ, घर वाला छोड़ा के लेके भाग गया। और साहिबगंज में शराब व्यवसाय की कलेक्शन एजेंट से करीब 5 लाख रुपए की लूट हुई है। घटना मिर्जा चौकी के सिमरतल्ला झील के पास की बताई जा रही है। तापस सिंह दुकानदारों से वसूली कर बाइक से साहिबगंज लौट रहे थे और इसी दौरान तेलिया गढ़ी किले के पास बाइक सवार अपराधियों ने हथियार की नोक पर रुपए और मोबाइल छीन लिए। इससे पहले अपराधियों ने मिर्जा चौकी के मनीष से भी 10,000 रुपए छीने थे। शराब व्यवसायी जो हैं उनके मैनेजर उनके कर्मचारी तापस सिंह का कहना है कि वो पैसा कलेक्शन जो शराब बिक्री का पैसा था वो ले जा करके साहिबगंज में जमा करने के लिए जा रहे थे। रक्सी स्थान से ओवरब्रिज के नीचे जैसे ही पहुंचे तो अपराधी लोग इनका पैसा छीन लिया है। और अब खबर सियासी गलियारों से, जहां झारखंड में 1 महीने बाद भी आरजेडी की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा नहीं की गई है, जिसके कारण राज्य में आरजेडी की हालत बगैर इंजन और ड्राइवर की गाड़ी की तरह हो गई है। 24 नवंबर को प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया था। हालांकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि 14 जनवरी के बाद नई प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जो फरमान है, जो उनका नीति और सिद्धांत है, उसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव तक जाने का प्लान बनाई है, किंतु उसी बीच प्रदेश कमेटी यहां डिसॉल्व हो गया। तो डिसॉल्व होने के बाद निश्चित रूप से कार्यकर्ता हमारे उत्साहित हैं, शिथिल जरूर हुए हैं लेकिन उत्साहित हैं। लोगों ने अनुमान लगा लिया कि प्रदेश अध्यक्ष ही बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। प्रदेश कमेटी भंग किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आज भी अभय कुमार सिंह हैं और सिर्फ कमेटी गठन का प्रदेश कमेटी गठन करने का हाईकमान का निर्देश 14 के बाद 15-16 तक आ जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।